पे मैं आपको जो बता रहा हूं इसे समझने के प्रयास कीजिएगा। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो प्यारे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दिया है सर, अंतरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ती है भाई। आप लोगों ने दोस्तों सुने होंगे WHO, WTO, UNO, यूनिसेफ, यूनिस्को, बहुत सारे, नाटो, सिंटो, सेटो, आप लोगों ने बहुत सारे संगठनों का नाम सुनेंगे भाई। क्या मेरे भाई, आप लोगों ने बहुत सारे संगठनों का नाम सुने हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि इन संगठनों को बनाने की क्या जरूरत है ना भाई। हमें खाना खाने की क्या जरूरत है, क्योंकि दोस्तों हमें भूख लगती है, खाना खाएंगे तो हमारे शरीर में एनर्जी आएगी, और हमारे शरीर में जब ऊर्जा आएगी तो हम आसानी से काम कर सकते हैं, यस या नो। लेकिन मेरे दोस्तों, क्या आखिर पूरी दुनिया में WHO, WTO, UNO, यूनिसेफ, यूनिस्को, नाटो, सिंटो, वर्सा पैक्ट, ये सारे संगठन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये आपसे पूछा गया भाई। अंतरराष्ट्रीय संगठन है ना भाई। आइए सर हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता निम्नलिखित कारण है भाई। अंतरराष्ट्रीय संगठन इसलिए बनाते हैं कि दोस्तों एक दूसरे के साथ हम अच्छे से व्यापार कर सके। दोस्तों हम एक दूसरे के साथ स्वास्थ्य विभाग में बंटवारा कर, मतलब साझेदारी कर सकते हैं। दोस्तों हम लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार इसलिए बनाते हैं कि कल दिन जाकर हमारे देश में कोई और देश हमला करे तो वो मुझे सपोर्ट करे, इसलिए बनाते हैं। पहला क्वेश्चन, युद्ध और शांति के मामले में मदद के लिए। पहला क्वेश्चन मेरे दोस्तों, आपका पहला प्रश्न बहुत ही प्यारा से दिया है, सुनिएगा। युद्ध और शांति के मामले में मदद के लिए, युद्ध और शांति के मामले में मदद के लिए, क्या बोलेंगे सर, युद्ध और शांति के मामले में मदद के लिए। समझ रहे भाई, पहला आपको समझ में आ गया। पहला सर आपका क्या है, युद्ध और शांति के मामले में मदद के लिए, ठीक है। पहला आपका दोस्तों पॉइंट नंबर 1, किस लिए बनाते हैं, पहला कि युद्ध ना हो, अगर युद्ध होगी तो हमें शांति बरकरार रखे, इसके लिए। दूसरा, विभिन्न देशों की सहायता के लिए, विभिन्न देशों की सहायता के लिए, ताकि सभी देश में बेहतर जीवन परिस्थिति हो सके। मेरे दोस्तों, दुनिया में सभी देश क्या एक जैसा है, नहीं भाई। कोई देश गरीब है, कोई देश अमीर है, कोई मिडिल क्लास की है, यस या नो। तो जो गरीब है दोस्तों, उसे और बड़का बड़का देश उसे क्या करेगी भाई, मदद करेगी, ताकि उनके भी जीवन प्रत्याशा क्या हो भाई, मजबूत हो। समझ रहे भाई, वही कह रहे हैं कि विभिन्न देशों की सहायता के लिए, ताकि सभी देश में बेहतर जीवन स्थिति हो सके। तीसरा पॉइंट सर, विभिन्न देशों में चल रहे विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए। आप सभी को पता है दोस्तों कि जम्मू कश्मीर एक पूरे विश्व में एक ऐसी मुद्दा है जो भारत पाकिस्तान का मुद्दा है, और ये जम्मू कश्मीर की मुद्दा हमारे यूएनओ में दोस्तों जा चुकी है भाई, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये मुद्दा इसलिए भेजा गया है, जम्मू कश्मीर की मुद्दा, क्योंकि दोस्तों हमारा जो भारत और पाकिस्तान है इसमें युद्ध ना हो, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 3, विभिन्न देशों में चल रहे विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए, विभिन्न देशों में चल रहे विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए, ठीक है ना। अगला, चुनौतीपूर्ण मामले जिनका समाधान एक देश नहीं कर सकता है। मेरे दोस्तों, जब चैलेंजेस होती है तो कोई देश दोस्तों अकेले समाधान नहीं कर पाते हुए। चैलेंजेस, मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आप मेरे देश में कदम नहीं रख सकते हो, तो मेरे दोस्तों आप अकेले जाओगे तो आपको टिकिया बना देगा, है ना। लेकिन अगर आप 10 आदमी के साथ जाते हैं तो आपको टिकिया नहीं बना सकता है मेरे भाई। वही कह रहा है कि चुनौती मसले जिनका समाधान एक देश नहीं कर सकता है, के समाधान के लिए ऐसे संगठन की आवश्यकता होती है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा मेरे दोस्त, ये ग्लोबल वार्मिंग क्या भारत का है, अमेरिका का है, पड़ोसी देशों का है? नहीं मेरे भाई, एक ग्लोबल वार्मिंग पूरा विश्व की क्या है भाई, पूरे विश्व की समस्या है। ये जो ग्लोबल वार्मिंग हम और आप जो देख रहे हैं, ये पूरे विश्व की समस्या है। किसकी भाई, मोहब्बत से बोलिए, ये पूरे विश्व की समस्या है। ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी समस्या है मेरे भाई जो पूरे विश्व की समस्या है, ठीक है। इसके बाद आतंकवाद की समस्या पूरे विश्व की है भाई, है ना। ऐसी बहुत सारे दोस्तों ऐसी समस्याएं हैं जो पूरे विश्व का होता है। प्रदूषण पूरे विश्व की समस्या है, ध्वनि प्रदूषण पूरे विश्व की समस्या है। जो पूरे विश्व की समस्या होती है दोस्तों, इसके लिए तो हमें संगठन बनाना ही पड़ेगा ना। वही कह रहा है, बस इतना आपको यहाँ पे याद रखना भाई। और संगठन बना करके ऐसी समस्याओं को समाधान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपसी सहयोग के द्वारा ही ज्यादा प्रभावकारी हो सकता है। अब आप बोलने के लिए जाएंगे, अमेरिका आपकी वजह से पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है प्रदूषण के लिए, आपकी बात नहीं मानेगी। लेकिन दोस्तों यूएनओ जाएगा, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जाएगी, या दोस्तों हमारा और भी संगठन जाएंगे, तो वहां पे जाने के बाद वो इन सारे संगठनों का रिस्पेक्ट करेंगे और कहेंगे ठीक है हम लोग इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। समझ रहे भाई।
तो ये 4 पॉइंट मेरे दोस्तों आप अपने दिल के दरवाजे पे बैठा लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत, मतलब जितना हम लोग तारीफ करें इस क्वेश्चन का उतना कम है आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर प्यारा सा पूछा गया सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई, इसका मुख्यालय कहाँ है, याद रखिएगा। तो आप सभी को पता है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। कब किया गया था? दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद। दूसरी विश्व युद्ध जैसे ही समाप्ति हुई और इसके तुरंत बाद मेरे दोस्तों हमारा क्या भाई 24 अक्टूबर, जी हाँ 24 अक्टूबर 1945 को हमारा यूएनओ की गठन किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं सर। इसमें प्रारंभ में 51 देश थे जिसमें भारत भी एक शामिल था। और भारत कब शामिल हुआ, यही क्वेश्चन आता है आप लोग याद रखिएगा, 30 अक्टूबर 1945, प्लीज याद रखिएगा 30 अक्टूबर 1945। आज लगभग 185 नहीं, गलत लिखा है मेरे भाई, 185 नहीं 191 देश शामिल है भाई, 191 नहीं 193 देश शामिल है, याद रखिए भाई। ठीक है, देश के ना सदस्य भाई। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, हम बताएंगे सर न्यूयॉर्क में। कितना बताएंगे सर, हमारा न्यूयॉर्क में। कितना बताएंगे सर, हमारा न्यूयॉर्क में इसकी मुख्यालय। इसके बारे में मैंने पूरा ऑलरेडी डिटेल्स आप लोगों को बता चुका हूं भाई, ठीक ना। अब आते हैं सर, हमारा यूएनओ है। अभी आप लोगों ने पढ़ा सर यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आखिर यूएनओ की अंग क्या क्या है भाई, आप लोगों को पता होगा दोस्तों। आप लोगों ने पढ़ पढ़ के आप लोगों का दाढ़ी मच पक चुकी है भाई। लड़का लोगों का दाढ़ी मच पक चुकी है और लड़की लोग लिपस्टिक लगाना भूल चुकी है ना। तो बताएंगे सर, यूएनओ का 6 अंग होता है टोटल। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा महासभा जिसे हम लोग जनरल असेंबली बोलते हैं, सुरक्षा परिषद जिसे हम लोग सिक्योरिटी काउंसिल बोलते हैं, आर्थिक और सामाजिक परिषद जिसे हम लोग इकोनॉमिक्स और सोशल काउंसिलिंग बोलते हैं, न्यास परिषद जिसे हम लोग न्यासिता या न्यास परिषद भी बोलते हैं, आप लोग याद रखिएगा, न्यासिता, न्यास परिषद या दोस्तों न्यासिता दोनों एक ही शब्द होती है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जिसे हम लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं, और सचिवालय जिसे दोस्तों हम लोग सिक्योरिटी कहते हैं। सुरक्षा परिषद को दोस्तों याद रखेगा, दुनिया सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन, क्या मेरे भाई, पुलिसमैन कहा जाता है भाई। क्या बोलेंगे सर, दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा मेरे भाई। एक एक क्वेश्चन में बता रहा भाई, कल दिन जाकर के 2 मार्क्स का अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि यूएनओ का पूरा नाम क्या है, या यूएनओ का गठन कब हुआ, यूएनओ के मुख्यालय कहाँ है, या दोस्तों यूएनओ का 6 अंग होती है, 6 अंगों का नाम लिखे, तो आप क्या लिखेंगे भाई। जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप लिख नहीं सकते हैं। तो मेरे दोस्तों आप लोगों को लिखने से पहले आइडिया होनी चाहिए। तो हमारा महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला सर, वीटो शक्ति। ए दादा, वीटो शक्ति का मतलब होता है दोस्तों, याद रखिएगा, काम में बाधा डालना। क्या भाई, काम में बाधा डालना, याद रखिएगा। और ये किन देशों के पास प्राप्त है, मैंने आप लोगों को बताया था वीटो पावर 5 देशों के पास प्राप्त है सर, ABCFR इसका ट्रिक है भाई। एबीसी पढ़ो नहीं तो FIR कर देंगे, है ना। अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रशिया। सुरक्षा परिषद में हमारा 5 गो सदस्य क्या है, अस्थायी है। एक्चुअली सुरक्षा परिषद में हमारा 15 गो सदस्य होती है। 10 गो हमारा अस्थायी होता है, सॉरी 5 गो हमारा अस्थायी होता है और 10 गो हमारा अस्थायी होता है। क्या बोलेंगे सर, 5 गो हमारा अस्थायी होता है और 10 गो हमारा अस्थायी होता है, ठीक ना। तो सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य है जिसे वीटो पावर प्राप्त है। और इन्हीं 5 देशों के पास, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रशिया, इन्हीं 5 देशों के पास वीटो पावर दिया गया है मेरे दोस्तों। प्रत्येक फैसले के लिए इन 5 अस्थायी सदस्यों का सहमत होना आवश्यक है। अगर कोई भी अस्थायी सदस्य उस पर अपना मत देना अस्वीकार कर देता है तब इसे वीटो, यानी जिसे हम लोग हिंदी में, वीटो हमारा इंग्लिश शब्द है भाई, वीटो, वीटो, ये वीटो मेरे भाई, वेटो, वेटो मेरे दोस्तों क्या भाई हमारा इंग्लिश टर्म है, लेकिन हिंदी में इसे हम लोग कभी बोलते हैं निशेष अधिकार। क्या बोलेंगे सर, निशेष अधिकार। प्लीज मेरी एक बात बता रहा हूं भाई, प्लीज सुन लीजिए। हमारे यूएनओ में दोस्तों 193 देश शामिल है, गौर से सुनिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है भाई। हमारे यूएनओ में टोटल हमारा 193 देश शामिल है। और दोस्तों 192 देश ने कोई फैसला लिया, 192 देश ने फैसला लिया कि 2027 जब आएगी तो दुनिया भर के जितने सारे लोग हैं सब लोगों को क्या दिया जाएगा भाई, एक एक करके बैग दिया जाएगा, BAG बैग, बैग दिया जाएगा। और एक देश नहीं है भाई, एक देश मेरे दोस्तों कौन है, मान के चलिए अमेरिका, या मान के चलिए दोस्तों रूस है, ठीक है, मान के चलिए रूस है। और मेरे दोस्तों 192 देश ने एक फैसला दिया, सिग्नेचर कर लिया। आप बोल रहे कि चलो भाई रूस को भी थोड़ा सा पूछ लेते हैं, तो रूस कहता है कि नहीं, एकदम नहीं देना है किसी को बैग। तो मेरे दोस्तों 192 देश के द्वारा बनाया गया फैसला पूरी तरह से रद्द हो जाएगी।
इसको बोलते हैं वीटो पावर। और ये पावर सिर्फ 5 देशों के पास है। अमेरिका बोल सकता है, ब्रिटेन बोल सकता है, चाइना बोल सकता है, फ्रांस बोल सकते हैं, रसिया। इन 5 देश में मेरे दोस्तों पांचों देश का सहमत होना आवश्यक है। अगर एक भी देश कह दिया कि नहीं होगा, नहीं कर सकते भाई। ठीक है, चलिए सर अब आते हैं सर क्वेश्चन। तो मेरे दोस्तों 5 को आप सभी को पता है, 5 को देश क्या है। आइए सर, वीटो पावर आप लोगों को उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन, जितना तारीफ करे उतना कम है भाई। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितना न्यायाधीश होते हैं भाई? इनकी नियुक्ति कौन करता है और उनका कार्य कितने वर्ष का होता है? सिंपल सा भाई, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होता है भाई। कितना मेरे भाई? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में टोटल हमारा 15 न्यायाधीश होता है। कितना होता है भाई? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में टोटल हमारा 15 न्यायाधीश होता है। फिर से सुनिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमारा टोटल दोस्तों 15 जज होती है भाई। ठीक है, इनकी नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा, जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल यानी मेरे दोस्तों सुरक्षा परिषद द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 9 वर्षों के लिए होता है। हमारा जो न्यायाधीश होती है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, इसका कार्यकाल दोस्तों कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का। कितने सदस्य, कितना जज होती है भाई? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमारा 15 जज होती है। ठीक है, और इसकी जो जज की नियुक्ति करता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, सुरक्षा परिषद महासभा की सिफारिश पर करती है भाई, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सर आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। आपके स्क्रीन पे अगला है सर, विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इसका कार्य क्या है, उद्देश्य क्या है? आप सभी को पता है दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। और दोस्तों अगर हम बात करें इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हमारा WTO का स्थापना होती है। तो आपसे पूछा गया कि WTO का काम क्या है, जो व्यापार का लेन देन करता है। और दोस्तों WTO का उद्देश्य क्या है? पूरी दुनिया को WTO जैसा एक संगठन बनाने की जरूरत क्या पड़ी, क्यों पड़ी? आइए सर बात करते हैं। विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यह अंतरराष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। वैश्विक व्यापार मतलब, वैश्विक का मतलब होता है दोस्तों खुलेआम व्यापार करना। क्या मेरे भाई? वैश्विक का मतलब होता है खुलेआम व्यापार करना। ठीक है, तो यह अंतरराष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। इस संगठन की स्थापना सन 1 जनवरी 1995 में हुई थी। इस संगठन का कार्यकाल जेनेवा में, इसका कार्यालय कहां है मेरे भाई? कार्यालय कहां है, इसका मुख्यालय कहां है भाई? जेनेवा में है। स्विट्जरलैंड में दोस्तों जेनेवा में है। यह संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में काम करता है। प्लीज 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 मैं हाथ जोड़कर विनती करता, पैर पड़ रहा भाई, इस क्वेश्चन को आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए। प्लीज प्लीज कॉपी में लिख लीजिए, हाथ जोड़ रहा भाई। और क्या चाहते हो, और आगे कुछ नहीं कह सकता भाई। मैं इसलिए कह रहा दोस्तों, आपके पेपर में छपेगी। क्या कितना बार आता है दोस्तों कि आखिर हमारा विश्व व्यापार संगठन, हमारे विश्व व्यापार संगठन किसका उत्तराधिकारी है? तो आप बताइए, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। जनरल एग्रीमेंट, याद रखिए दोस्तों, जनरल एग्रीमेंट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, याद रखिए दोस्तों, गेट का याद रखिए, प्लीज लिख लीजिए कॉपी में। समझ गए मेरे भाई? चलिए सर, आप दोस्तों जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया, इसका गठन अगर 1995 में होगा तो जाहिर सी बात है भाई कि सर इसका गठन दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही हुआ होगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही हुआ होगा। प्लीज हाथ जोड़कर विनती करता हूं, लिख लीजिए प्लीज, प्लीज रिक्वेस्ट है भाई। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, एक बार प्लीज सुन लीजिएगा, एकदम साधारण भाषा में। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय संगठन का वैश्विक व्यापार के नियमों का तय करता है। मतलब किस देश के साथ व्यापार होगी, ये व्यापार का निर्धारण करने वाले एक संगठन होती है, जिसे हम और आप WTO के नाम से जानते हैं। सीधा सीधा याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, इस संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। इस संगठन का कार्यालय जेनेवा में है। यह संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में काम करता है, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया था। कार्य और उद्देश्य क्या है? अगर हम बात करें WTO का काम क्या है, आइए प्यारे मोहब्बत तरीके से बातें करते हैं हम लोग। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कार्य क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का आखिर कार्य क्या है? आइए सर एक एक क्वेश्चनों को दोस्तों विस्तार पूर्वक हम लोग समझते हैं। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों द्वारा आपसी व्यापार को बढ़ाने के लिए किया गया। यानी सर 193 देश जो थे भाई, उनमें से अधिकतर देशों ने, मतलब कुछ ही देश को छोड़ करके बाकी सभी देशों ने एक संगठन बनाया और कहा भाई कि चलो भाई व्यापार करने के लिए एक हम लोग संगठन बनाते हैं, और उस संगठन के माध्यम से हम एक दूसरे के देश के व्यापार को बढ़ावा देते हैं। क्या बढ़ावा देते हैं? तो इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों द्वारा आपसी व्यापार को बढ़ाने के लिए की गई थी भाई।
बस व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों ये किया गया था। समझ रहे भाई? आइए अगला पॉइंट है सर, इस संगठन ने भारत समेत अधिकतर विकासशील देशों के उदारीकरण तथा वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित किया। अब दोस्तों इस जितने सारे संगठन है भाई, इस संगठन के अंदर में इस संगठन ने भारत समेत, मतलब भारत तो था ही, इसके बाद जितने सारे देश है वही कह रहा है, यहाँ पे गौर कीजिएगा, इस संगठन ने भारत समेत अधिकतर विकासशील देश के उदारीकरण वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित किया। मतलब दोस्तों जब से हमारा WTO आया है, उस WTO के माध्यम से विश्व के जो व्यापार है विकासशील देशों का और भी मजबूत हो गया। क्या बोलेंगे सर? और भी मजबूत हो गया, जिसमें से भारत भी शामिल है भाई। ठीक है, आइए तीसरा पॉइंट है सर हमारे क्या, तो तीसरा पॉइंट है दोस्तों, गौर से सुनेगा, इस संगठन का उद्देश्य विश्व के देशों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को इस प्रकार संचालित करना है कि इसमें समानता हो, खुलापन हो और वह बिना किसी भेदभाव के व्यापार कर सकते। हमारा WTO का स्थापना करने का मकसद यह है दोस्तों कि वह खुलेआम व्यापार कर सकते हैं, बिना रोक टोक एक देश का सामान दूसरे देश में जाकर के बेच सकते हैं। इसी को बोलते हैं दोस्तों खुलापन। इन सब कारणों से हमारा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किया गया था। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इन दिस द पॉइंट ऑफ WTO। मुझे उम्मीद है रसगुल्ला कि आप सभी को मेरे शेर न्यूज समझ में आ गया होगा कि WTO क्या है और WTO की स्थापना क्यों हुई थी। अब आइए सर WHO के बारे में मैं आपको लेकर चलता हूँ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में दोस्तों मैं आपको लेकर चलता भाई। ठीक है, सुनिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे हम लोग बोलते हैं भाई विश्व वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष संस्था है। इसकी स्थापना 1948 में हुई है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसका मुख्यालय कहाँ मेरे भाई? जेनेवा में। बस इतना याद रखना भाई। ठीक है, आइए सर इसके अगर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, प्लीज आप लोग थोड़ा सा इस क्वेश्चन को गौर फरमाइएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऑब्जेक्टिव और अभी जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप लोग ये ठान ले कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव साथ साथ चलेगी। क्या मेरे भाई? ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आप लोगों का साथ साथ चलेगी। फिर से कह रहा हूं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आप लोगों का साथ साथ चलेगी, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना, आइए विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अब आते सर, हम मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, है ना भाई? ह्यूमन राइट्स डे कब आप मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में या प्रावधान में मानवाधिकारों की व्यापक घोषणा की गई थी। मानवाधिकार 10 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में मानवाधिकारों की घोषणा 10 दिसंबर 1948। प्लीज प्लीज हाथ जोड़कर विनती भाई, पूरा डेट याद रखिएगा। 10 दिसंबर 1948 को, 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार दिवस की घोषणा किया गया था। पर हम लोग मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो 10 दिसंबर को। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है सर, CTBT का पूरा नाम क्या है? CTBT का पूरा नाम है, ये दो क्वेश्चन मेरे दोस्तों 2 मार्क्स का है। ठीक ना, तो कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। भारत ने इसे संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया था। और CTBT पर दोस्तों भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया। क्यों नहीं किया, मैं आपको बताना चाहूंगा, गौर से सुनिएगा। आप सभी को पता है दोस्तों कि 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया पोखरण में, राजस्थान के। जब पूरी दुनिया को पता चला कि भारत ने परमाणु बना लिया है, तो दोस्तों हमारा एक CTBT होती है, जिसमें अगर कोई भी देश अगर परमाणु बम बनाते हैं तो उसे CTBT के तहत सिग्नेचर करना पड़ता है। यानी जब तक CTBT आपको इजाजत ना दे तब तक आप इसका परीक्षण नहीं कर सकते हैं और ना ही कभी किसी देश पर हमला कर सकते हैं। तो भारत ने कहा मैं इस पर सिग्नेचर करने वाला नहीं हूं। तो CTBT ने पूछा भाई क्यों नहीं सिग्नेचर करेगा? तो भारत ने खुलेआम कहा मैं CTBT पर इसलिए हस्तक्षेप सिग्नेचर नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मेरा मकसद है दूसरे देश पर हमला करना नहीं। मेरा मकसद है दूसरे देश पर हमला करना नहीं। तो CTBT पूछता है तो फिर क्यों बनाया? तो फिर हमारा दोस्तों परमाणु बनाने वाले बताते हैं मैं इसलिए बनाया हूं कि कल दिन जाकर के हमारे देश पर कोई अटैक करे तो मैं मुंहतोड़ जवाब देने के लिए परमाणु बम बनाया हूं। समझ रहे भाई? कितना प्यारा सा आंसर दिया है कि मैं आगे से कभी भी किसी भी देश पर हमला नहीं करने वाला हूं, लेकिन अगर कोई देश अगर हमला किया है ना तो कसम खा के कहता हूं मुंह तोड़ जवाब दूंगा। ये है सर आपका CTBT। समझ गए भाई? मुझे उम्मीद है दोस्तों
मानवाधिकार और सीटीबीटी के बारे में आप सभी को बेहतर तरीके से और नॉलेज हो गया होगा। ठीक है, अब आइए सर क्वेश्चन पे दोस्तों बहुत ही प्यारा तरीके से बातें करते हुए। क्वेश्चन है क्या, कितना टाइप का पूछा जा सकता है, सबसे पहले आप लोग इस बात को गौर फरमाइए। ठीक है, देखिए, वैश्विक पर्यावरण पर मंडराते किन्हीं 4 खतरों को बताएं। आज हम सभी पता है दोस्तों, हमें भी पता है, आपको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि आज पूरी धरती मेरे दोस्तों हमारा पर्यावरण को मेरे दोस्तों क्या खतरा पहुंचा रहे हैं। अथवा दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, विश्व में पर्यावरण चिंता का प्रमुख विषय को उल्लेख करें। तीसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि पर्यावरण निम्नीकरण क्षरण के संबंध में किन्हीं 4 मुद्दों को उल्लेख करें। तो आइए सर पहला मुद्दे की हम लोग बात करते हुए, पहला मुद्दे की दोस्तों हम लोग बात करते हैं, आज की चिंता बन गए भाई हमारा दोस्तों, याद रखिएगा वैश्विक पर्यावरण की क्षति और उसके दूरगामी दुष्प्रभाव आज की चिंता को विषय बन चुकी है। पहला पॉइंट पे गौर कीजिएगा मेरे भाई कि जलवायु परिवर्तन, याद रखिए दोस्तों, पहला पॉइंट पे आप लोग याद रखिएगा क्या, जलवायु परिवर्तन। मेरे दोस्तों जलवायु में अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। जिस समय बारिश होना चाहिए उस समय बारिश नहीं हो रही है, जिस समय बारिश नहीं होना चाहिए उस समय बारिश हो रहा है। यानी हम बोल सकते हैं सर कि हमारा मौसम में असमान वितरण, जिस समय हमें धूप देना चाहिए उस समय हमें ठंडी लग रही है, जिस समय ठंडी देना चाहिए उस समय धूप लग रही है। ये सियानो दादा, हाँ भाई, पहले दोस्तों नवंबर महीना, दिसंबर महीना, जनवरी महीना, जनवरी जनवरी एंड होते होते ठंडा पूरी खत्म हो जाती थी। लेकिन दोस्तों आज हमारा फरवरी मार्च तक ठंडा लगता है भाई, समझ रहे बात को। आइए, तो जलवायु परिवर्तन, तो जलवायु में अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। जलवायु में अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। इन परिवर्तनों का पृथ्वी, पर्यावरण, वनस्पति और जीव जगत पर सूक्ष्म एवं स्थूल दोनों प्रकार के दुष्प्रभाव पड़ रहा है। और इन परिवर्तन के कारण दोस्तों जब हमारे मौसम में परिवर्तन होती है तो मेरे भाई आप ये मत समझिए सिर्फ हमारे ह्यूमन बींग, सिर्फ इंसान को तकलीफ हो रही है, नहीं मेरे भाई, मौसम परिवर्तन होने से जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सब पर दोस्तों प्रभाव पड़ती है, सब पर इफेक्ट पड़ता है। ये ना सोचे सिर्फ मनुष्य को पड़ता है। दूसरा पॉइंट, विश्वव्यापी तापमान, आप सभी को पता है आज धरती का तापमान इतना हीट हो चुकी है कि आखिर में आप लोगों को क्या बताऊं। पृथ्वी का तापमान दोस्तों आज इतना हीट हो चुकी है कि मत पूछियो दादा, इतना हीट ने इंसानों को क्या बना दिया भाई, याद रखिएगा दोस्तों, पूरा का पूरा एक क्या बना, जंगली जानवर बना दिए। वृद्धि, भूमंडलीकरण, ताप में लगातार वृद्धि हो रही भाई, यस यू नो, विश्वव्यापी तापमान, ताप वृद्धि, भूमंडलीय ताप में लगातार वृद्धि हो रही है, उसका असर दिखाई पड़ने लगा है। और दोस्तों इसका असर हम लोग आखिरकार देख ही रहे भाई, हम अपने सुखी जीवन के लिए दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, हम लोग दिन प्रतिदिन फैक्ट्री लगा रहे हैं, और फैक्ट्री लगाने से आप सभी को भले भांति पता होगा कि हमारा जो तापमान है दोस्तों वो हीट होगी, क्योंकि कल कारखानों से निकलने वाले, चिमनियों से निकलने वाले धुआं मेरे दोस्तों क्या होता है भाई, धुआं पूरी तरह से क्या हो जाता है भाई, धुआं पूरी तरह से हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड के माध्यम से हमारा पर्यावरण पर क्षति पहुंचाते हैं। अगला पॉइंट पर ध्यान देंगे, उसका असर दिखाई पड़ने लगा है। विश्वव्यापी ताप वृद्धि का जलवायु पर भयानक और प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अम्लीय वर्षा खतरनाक भाई, क्या मेरे भाई, अम्लीय वर्षा के बारे में दोस्तों यहाँ पे आपसे कहा गया भाई, किसके बारे में मेरे भाई, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा याद रखिए दोस्तों, अम्लीय वर्षा नदी, सरिता, झील, जलीय जीव, वन, बंगल, जंगल, हरियाली, वन संपदा, जीव, आगे जंतु, मृदा के कीटों, हरित शैवाल, मछलियां, मिट्टी की उर्वरक शक्ति आदि को नष्ट कर डालती है भाई। अम्लीय वर्षा, SO2 NO2 SO2, याद रखिए दोस्तों, SO2 और NO2, SO2 और NO2, अम्लीय वर्षा खतरनाक है भाई, खतरनाक, याद रखिएगा, SO2 और NO2। तो अम्लीय वर्षा नदी हो, सरिता हो, समुद्र, झील हो, जलीय जीव हो, वन हो, जंगल हो, हरियाली हो, या वन संपदा हो, या जीव जंतु हो, मृदा तक, अरे कीटाणु तक, मिट्टी तक आदि को मेरे दोस्तों अम्लीय वर्षा क्या करती है भाई, आदि नुकसान पहुंचाती है। अम्लीय वर्षा एक ऐसी वर्षा होती है, समझ रहे भाई। अगला, ओजोन परत का क्षय, हमें और आपको अच्छी तरह से पता है कि हमारे धरती पर ओजोन परत का क्षय हो रही भाई, हमारे धरती पर ओजोन परत का क्या हो रहा है भाई, क्षय हो रहा है, ऐसे है ना भाई, हमारी धरती पे ओजोन परत धीरे धीरे घिस रही भाई। ओजोन परत के क्षय या विनाश के कारण गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है, हो सकती है ना भाई, हो रही है, गलत लिखा है भाई, आप लोग प्लीज लिख लीजिएगा, हो रही है भाई, हो सकते हैं, हो रही है, ठीक है,
क्या बोलेंगे इसे? हो रही है, रही है, ठीक है, हो रही है। इसके कारण पृथ्वी तल पर परावैंगनी विकिरण बिना किसी अवरोधक के पहुंच जाएगी। परावैंगनी विकिरण में वृद्धि के कारण त्वचा के कैंसर एवं अन्य संक्रमण रोग हम अपक्रमण की संभावना की बढ़ेगी। परिस्थिति तंत्र पर भी उसके अनेक विनाशकारी प्रभाव पड़ेगी। इसके अतिरिक्त वायु, जल, मृदा आदि का भी पड़ता प्रदूषण चिंतित में आएगा। गौर से सुनेगा, मैं बता रहा हूँ। ओजन परत, आज दिन प्रतिदिन ओजन परत मेरे दोस्तों छिद्र हो रही है। प्लीज अगर आप ये सेंटेंस अगर याद नहीं कर पाएंगे, ये पॉइंट मैं आपको साधारण भाषा में बता रहा हूं, प्लीज सुन लीजिएगा एकदम साधारण भाषा में। ओजन परत, दिन प्रतिदिन ओजन परत की जो लेयर है, ओजन परत की जो परत है, वो दोस्तों धीरे 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 घटते जा रही है। क्यों घट रही है? क्योंकि भारत में नहीं, सॉरी, क्योंकि हमारे पूरे विश्व में कल कारखानों से निकलने वाले चिमनी के धुआं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, है ना भाई, इन सब गैसों के कारण हमारा जो ओजन परत है, इसकी परत जो होती है दोस्तों धीरे धीरे घिस रही है। एक समय ऐसा आएगा जिससे ओजन परत छिद्र होकर हमारे धरती पर परावैंगनी किरणें आएगी, और परावैंगनी किरण आने से त्वचा से संबंधित विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी। इससे बोलते हैं दोस्तों हमारा ओजन परत। एकदम दोस्तों आपके पेपर में आएगा भाई, मैं बार बार कह रहा हूं, समझने के प्रयास कीजिए प्लीज। आप सभी से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट भाई, कि समझने की आप लोग प्रयास कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके पेपर में अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि प्रदूषण के 4 प्रकार बताए भाई। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ, वेट कीजिए थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन देख लेते भाई। अरे भाई चलिए मेरे दोस्तों, आज मैं चाहता हूं कि यहीं तक रहे तो बेटर होगा। ठीक है, मैं चाहता हूं दोस्तों कि आज हमारी क्लास जो है यहीं तक रहे तो बेहतर होगा। अगर आप लोग अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। मेरे दोस्त एक बात बताना चाहता हूं और मैं भूल गया आप लोगों को बताने के लिए। आप लोगों का क्लास एवरीडे चलेगी, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का क्लास जो है एवरीडे चलेगी। मैं मेरे बात को फिर से सुनिए, पॉलिटिकल का जो क्लास है दोस्तों वो आपका एवरीडे चलेगा। समझ रहे? आज की इतना ही मेरे भाई, भूख लग रहा है बहुत ज्यादा भाई। हाँ, समय मिलेगी तो आज नाइट में क्लास करवा दूंगा। किसका पता है? नहीं पता है भाई? नंबरिकल वाला क्लास करवा दूंगा आज। ओहो, कैसे स्टडी करना है? आ रहा हूँ नाइट में, पक्का पक्का, 100% बता दूं, 100%, 100%। अब 8:45 में जुड़िए हमसे, क्लास नहीं करवाऊंगा आज, ठीक है। चलिए भाई, आज आपको सेल्फ स्टडी के बारे में बता दूंगा, सेल्फ स्टडी के बारे में 100% बता दूंगा, प्लीज। चलिए भाई, खाना भी मेरा वेट कर रहा है। खाना को कभी रख के, आप लोगों को मैं एक संस्कार बता रहा हूँ, प्लीज अप्लाई कीजिएगा। खाना को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपके पास खाना आया है, सारा काम छोड़ करके 5 से 10 मिनट लगेगी, खा लीजिएगा। मेरे जैसा कभी इंसान मत बनिए प्लीज। आप सभी से मेरे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि मेरे जैसे इंसान कभी मत बनिए, नहीं तो भगवान भी एक समय ऐसे आएगी कि आपको दोस्तों क्या करेंगे बता दूंगा। नहीं तो एक समय ऐसे करेगी भगवान कि अन्न को आपके सामने लाने के लिए इनकार कर देगा मेरे भाई।